साथ ही साथ कई सवाल पूछे हैं और इसके साथ ही 10 सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन्हीं कई सवालों में से 10 सवालों पर हम बात करने जा रहे हैं और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ वो आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ निरंजन पोद्दार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके साथ ही निकुल के पटेल साहब स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी से, साथ ही महेश वर्मा साहब लीडर बीजेपी और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। निरंजन पोद्दार साहब, आपको क्या लगता है महज 1.5 लाख के करीब वोटों से जीतना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का और सोनिया गांधी ने अपने लेटर के जरिए जो बात कही है उसे आप कितना सही मानते हैं और किस तरफ ये इशारा किया है, क्योंकि अपोजिशन इस मर्तबा मजबूत है? देखिए सबनम, निश्चित रूप से जिस तरीके से इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव का जनादेश आया है, ये कहीं ना कहीं हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए एक संदेश है। इसके अंदर विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उनको जिस तरीके से एक मुगालता हो गया था कि भाई हमारे हाथ से छूटा हुआ पत्थर सही निशाने पे जाकर के लगेगा, गलती से भी अगर पत्थर हमारे हाथ से छूटा तो वो निशाने पे ही जाकर लगेगा। कहीं ना कहीं जनता ने ये चीज दर्शा दी, या यूं कहीं कि जनता ने एक तरह का ये गुप्त संदेश सबके झोली में डाल दिया कि अहम और वहम जो है वो किसी के लिए भी खतरनाक है, पहली बात। और जिस तरीके से अब विपक्ष मजबूत हुआ है, निश्चित रूप से अब सरकार जिस तरीके से अभी तक 10 वर्षों तक काम करते आई है, अब सरकार को हर कदम के ऊपर सरकार को कहीं ना कहीं जवाबदेह बनना पड़ेगा, सरकार को जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। दूसरी बात, तीसरी बात, देखिए रही बात सोनिया गांधी जी के अगर पत्र की हम कहें तो इसके अंदर शबनम जी हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से कई राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो जिसको कहते हैं ना कि शुभस्य शीघ्रम, और अपने स्वयं से जो भी अच्छा काम होता है स्वयं से चालू करो। जिस तरीके से चुनाव परिणाम आने के बाद में कर्नाटक के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम चीजों के रेट बढ़ाए गए और जनता को जो है एक तरह का समझ लीजिए वहां पे एक चुनाव के बाद में जो महंगाई का तोहफा दिया गया, तो सोनिया जी को कम से कम उधर भी थोड़ा सा बोलना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, किसी भी चीज के अंदर एक आदमी जब स्वयं करता है 10 सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पोद्दार साहब, आपका चाहूंगी। तीसरा सवाल है सोनिया गांधी का कि स्पीकर ओहदे के लिए भी रिवायतों पर अमल नहीं हुआ है। डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन की किसी मेंबर को देना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। निरंजन पोद्दार साहब, आपको क्या लगता है जो एग्जाम्पल अभी महेश वर्मा साहब यहाँ दे रहे हैं, स्टेट का एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, स्टेट और लोकसभा में क्या डिफरेंस आप देखते हैं जो दलील दी जा रही है? देखिए शबनम जी, निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर की बात है लोकसभा के अंदर, तो मेरा यह मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का डिप्टी स्पीकर पद अगर अपोजिशन को देती तो कहीं ना कहीं इसके अंदर उसका मान बढ़ता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब ये अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो ये जो चीजें हैं, दोबारा से वही बात कहूंगा कि आप दूसरे को जब ज्ञान बांटते हैं, यानी कि जिस हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है, तो कहीं ना कहीं वही चीज हो रही है कि जिस तरीके से देखिए डिप्टी स्पीकर होता है, चाहे वो असेंबली का हो चाहे वो पार्लियामेंट का हो। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं जितने भी अपोजिशन की सरकारें जहां जहां हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, बंगाल में टीएमसी की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, लेकिन जहां जहां अपोजिशन सरकार है वहां वहां सब स्पीकर भी उनके हैं और डिप्टी स्पीकर भी उनके हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप डिप्टी स्पीकर का एक नई आप जिस तरीके से परंपरा की बात करें तो उस परंपरा को वहां से शुरू करना चाहिए था जहां आपकी सरकारें हैं। और निश्चित रूप से अगर वहां आप इसको शुरू करके और अगर पार्लियामेंट तक आते तो आज मेरे हिसाब से जनता को आपकी बात समझ में आती। लेकिन वास्तविकता यही है कि पर उपदेश सगुन बहुतेरे, जो तो दूसरे को उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही उपदेश जब स्वयं पे आता है तो कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ाता है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी सोनिया गांधी जी ने जो लेटर लिखा है और जिसके अंदर 10 सवाल पूछे, निश्चित रूप से अब वो टाइम नहीं है कि जब आप ये समझ लीजिए अपोजिशन कुछ कहता था और उस बात की खिलियां उड़ाई जाती थी या उस बात का महत्वहीन होती थी। आज की तारीख में जिस तरीके से अपोजिशन मजबूत है, या सोनिया गांधी जी की आज जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं संसद के अंदर एक ऊर्जा से भरी हुई दिख रही है, तो आज की तारीख में ये जो इनके द्वारा लिखा हुआ पत्र प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा और इस देश के अंदर जनता इस चीज के ऊपर गौर करेगी और निश्चित रूप से उसके अंदर अपने अपने विवेक से सब लोग निर्णय करेंगे। तो अब प्रधानमंत्री जी को भी इन चीजों को समझना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे, कि भारतीय जनता पार्टी कहूं या जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, उनका अहम वहम तो कहीं ना कहीं टूट गया,
लेकिन अहम अभी बचा हुआ है, तो उस अहम के अंदर भी इनको थोड़ी सी कमी लानी चाहिए। अन्यथा देखिए, जनता है जो सराखों पे बिठाती है वो उतार भी देती है। इस चीज को भी आपको समझ के चलना चाहिए। निरंजन मैंडेट पोद्दार दिया है, साहब, तो आप इमरजेंसी अपना का मुद्दा काम कितना अच्छी तरह आपको करें, लगता है तो कि ये जो एक वाजिब बयान है में और ये लेटर उठाना लिखा है चाहिए? वो 18वीं लोकसभा की जब शुरुआत हो रही है, पहला सेशन शुरू हो रहा है और बीजेपी के जरिए इमरजेंसी का जिक्र किया गया, हासिल क्या करना चाहती है बीजेपी? क्या कांग्रेस को एक बार फिर से सदन के अंदर बैकफुट पर लाने की कोशिश? देखिए शबनम जी, अगर इमरजेंसी की बात के ऊपर अगर चर्चा करें तो मेरे हिसाब से इनको वर्तमान में भी ये चीज समझनी चाहिए कि आज के 50 वर्ष पहले की हुई कोई भी घटना आज तक इतिहास उसका पीछा नहीं छोड़ता। और आज जो आप कर रहे हैं, आने वाला समय उस चीज को इतिहास बताएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, इतिहास अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो इतिहास इसकी भी गवाही देगा, और अगर आपने कोई कुछ बुरा किया है तो इतिहास उसके लिए भी आपको लांछित करता रहेगा। अगर सोनिया गांधी जी को इस चीज से आपत्ति है तो मेरे हिसाब से उनको इस चीज से शर्मिंदा होना चाहिए, उनको इस चीज से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस लोकतंत्र की किताब लेकर के वो चारों तरफ देश के अंदर घूम रहे हैं, और ये लोकतंत्र का संविधान की किताब दिखा दिखा करके संविधान की कस्में खा रहे हैं, उनको ये चीज समझनी चाहिए। वो एक समय था जब उसी संविधान को बंधक बना लिया गया था, पहली बात। दूसरी बात, जो सोनिया गांधी अपना तर्क दे रहे हैं कि तीन साल के अंदर अंदर फिर जनता ने उनको पूर्ण बहुमत और बहुत बड़े बहुमत के साथ उनको दोबारा से सत्ता में बिठाया। जिस इतिहास का जिक्र किया गया, इमरजेंसी को बताने की कोशिश की गई, सोनिया गांधी ने उसके 3 साल के अंदर एक मजबूत सरकार आने का भी जिक्र कर दिया। कितना सही मानते हैं जिसका जिक्र यहाँ पर महेश वर्मा साहब कर रहे हैं? मासी के घोटालों को देखें या प्रेजेंट में जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, और ऐसा नहीं है सिर्फ नीट का ही पेपर लीक हुआ है, नेट यूजीसी का एग्जाम हुआ वो रद्द कर दिया गया, इससे पहले पुलिस भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई। लगातार तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है। ये कितना सही होगा कि अभी की सिचुएशन माजी से हुए 3 महीने के अंदर वहाँ जहाँ राज्यों में हो रहे हैं, क्या वो पेपर लीक नहीं हुए? एक रिएक्शन लेने दीजिए सर मुझे, और भी सवाल है। निरंजन पोद्दार साहब, छोटा सा रिएक्शन। देखिए शबनम जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से नीट और ये लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार ये जो परीक्षा घोटाला हो रहा है, इसके लिए सरकार निश्चित रूप से जवाबदेह है। और मेरा ये मानना है कि आज जिस तरीके से विपक्ष मजबूत है, लेकिन अगर ये विपक्ष के द्वारा केवल इसका राजनीतिकरण कर दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से ये उन 24 लाख 30 लाख बच्चों के लिए महापाप की संज्ञा में आ जाएगा। क्योंकि सरकार के द्वारा तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोताही हुई है, इस चीज में कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन जिस तरीके से आज विपक्ष मजबूत है, और उसके बाद में भी अगर मान लीजिए ये केवल टीवी पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या ये संसद के बाहर ये एक मुद्दा बन के रह जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर अगर सरकार को इस चीज के ऊपर नहीं घेरा जाएगा या यूं कहीं इसका केवल एक राजनीतिकरण कर दिया जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार से बड़ा दोषी यहाँ पे विपक्ष माना जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका राजनीतिकरण मैं क्यों बता रहा हूं कि आप एक चीज बताइए कि राहुल गांधी जी की मैं बात करूं तो 3 प्रधानमंत्रियों के आगोश में जो व्यक्ति पला बढ़ा है, यानी कि एक प्रधानमंत्री की गोद में खेल करके जन्म लेकर के गोद में खेल करके बड़ा हुआ, दूसरे प्रधानमंत्री के आंगन के अंदर वो युवा हुए, और उसके बाद में तीसरे प्रधानमंत्री के वो सरप्लस बॉस थे, और उसके बाद में 20 साल का उनका एक छोटा सा रिएक्शन। निरंजन पोद्दार साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? कितना जरूरी था इस बात का जिक्र करना, और क्या असर आने वाला है इसका? शबनम जी, एक तो मेरी बात पूरी होने दिया कीजिए, नहीं तो मेरी बात का भावार्थ आपके दर्शक समझ ही नहीं पाएंगे। तो उस समय जो मैं बात कह रहा था वो भी बीच में रह गई थी। अब आपका एक जो सवाल था अकलियत के बारे में जो उन्होंने लिखा, मुझे एक चीज इस चीज के अंदर घोर आपत्ति है। मुझे एक बात बताइए, कोई भी अपराध, कोई भी प्रकार की प्रताड़ना खाली अकलियत के साथ ही क्यों, अक्सरियत के साथ क्यों हो? यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों हो जिसके साथ कोई प्रताड़ना हो या जिसके साथ कोई अत्याचार हो? आप ये कहिए कि देश के किसी भी नागरिक के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, खाली आप ये कहिए कि अकलियत के साथ नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो फिरका परस्ती वाला आपने कहा कि फिरका परस्त, वो एंगल तो आपकी यहीं से शुरू हो गया। और रही बात जो चुनावों के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, तो आपको ये चीज भी मैं बता दूं कि देश की आजादी के 75 वर्ष के बाद में ऐसी कोई पार्टी नहीं जो इस बात को कह सके कि हम नॉन सांप्रदायिक है। केवल एक आपने अपने हिसाब से परिभाषा कर दी, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि कोई 2 धर्मों के बीच में वैमनस्य फैलाता है, कोई जातियों के बीच में वैमनस्य फैलाता है,
कोई उपजातियों के अंदर वैमनस्य फैला करके अपनी राजनीति चमकाता है, लेकिन है सारे के सारे सांप्रदायिक। इसके अंदर कोई भी अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकता। और निरंजन जिस तरीके पोद्दार से- साहब, 8वां सवाल आप ही से लेती हूं मैं। सवाल क्या है वो सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर रिएक्शन दीजिए, फिर सैयद जवाद साहब के पास में आऊंगे। 8वां सवाल है कि फरवरी 2022 में बीजेपी और उनके हामी को मणिपुर असेंबली चुनाव में भारी अक्सरियत मिली, फिर भी 15 महीनों के भीतर मणिपुर जलने लगा, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों बेघर हुए। मणिपुर अभी बहुत पुरअमन नहीं है, मणिपुर वहां अभी भी तशद्दुद रह रहकर हो रहा है। किसकी जिम्मेदारी? निश्चित रूप से देखिए, जो सत्ता पक्ष है उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से बनती है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर शबनम जी ये बात कहूंगा कि ये दोहरा मापदंड क्यों? और अगर जब तक आपका दोहरा मापदंड होगा, जनता से आपकी बात कनेक्ट नहीं हो सकती। दोहरा मापदंड इसलिए मैं बता रहा हूं कि सोनिया गांधी जी को 1.5 वर्ष से जो मणिपुर चल रहा है वो तो उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान में चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद में जो बंगाल में जो हिंसा हो रही है, और जैसी घटना मणिपुर में हुई थी लगभग वैसी ही घटना कल बंगाल के अंदर एक महिला को निवस्त्र करके घुमाया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, लेकिन किसी के मुंह में चू तक नहीं रहेंगी क्योंकि वो राजनीति को उनको सूट नहीं कर रहा। तो ये जो दोहरा मापदंड है, मेरा ये मानना है कि अगर महिला बंगाल की प्रताड़ित हो या महिला मणिपुर की प्रताड़ित हो या राजस्थान की प्रताड़ित हो, वो प्रताड़ना सदैव मेरे हिसाब से उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सारे अपने अच्छी वाली प्रताड़ना और बुरी वाली प्रताड़ना, इन दोनों में फर्क जब तक करते रहेंगे, जब तक आपके ऐसे किसी लेटर का मेरे हिसाब से जनता के साथ आप ये सोचे कोई भावनात्मक रूप से कनेक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। क्योंकि ये चीज आप देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर जिस तरीके से अभी वहां की जो एजेंसियां हैं, जो जिस तरीके से पुलिस है, जिस तरीके से वहां पे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसके अंदर, लेकिन किसी अपोजिशन चुनाव किसी भी सरकार को, किसी भी एजेंसी को या फिर कहीं किसी भी सिस्टम को जवाब देने के लिए बहुत माकूल तरीका है। पोद्दार साहब, कितनी गुंजाइश आपको नजर आती है, क्योंकि विपक्ष इस मर्तबा बहुत मजबूत है और 146 सांसदों की, जैसा कि 17वीं लोकसभा में मुअत्तली कर दी गई थी, अब नहीं हो पाएगा, कितनी गुंजाइश आपको नजर आती है? निश्चित रूप से देखिए शबनम जी, इस बार जिस तरीके से सरकार दबाव में रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी देखने वाली बात है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के और सदन को चलने की स्थिति में रखे। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष अगर अध्ययन करके आएगा, विपक्ष अगर सरकार को घेरना चाहता है तो वो वहां पे विवाद की बजाय संवाद उत्पन्न करे। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केवल विवाद उत्पन्न करके संसद को बाधित, और रही बात जो सोनिया गांधी जी ने जो जिस तरीके से 150 सांसदों के बाहर निकालने के आए उनको संसद से वो जो बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो वही पे फिर वही वाली बात दोहरा मापदंड। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि परसों तमिलनाडु के अंदर जो शराब कांड हुआ है और उसके अंदर सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उस मुद्दे को जब विपक्ष ने वहां पे विधानसभा में उठाया तो वही कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उनको, उन सारे के सारे विपक्ष को सदन से बाहर कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। तो ये दोहरा मापदंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, मैं फिर कहूंगा कि इन चीजों से बचना चाहिए। या तो आप अच्छा उदाहरण पेश करें या फिर आप ऐसे मुद्दे को नहीं उठाए जिसमें आप भी शीशे के घर में हो तो वहां दूसरे के घरों पे पत्थर ना मारें। अभी तो ये शुरुआत है। और निरंजन पोद्दार साहब, ऐसी खबरें हैं कि 2 या 3 तारीख को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खिताब कर सकते हैं। ये जो 10 सवाल पूछे गए हैं सोनिया गांधी के जरिए, इनका जवाब क्या दे सकते हैं पीएम? आपको गुंजाइश नजर आती है? देखिए शबनम जी, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी का जो अभी तक का हमने सिस्टम देखा है, और कहीं ना कहीं जो तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है और प्रधानमंत्री जी का जो सिस्टम देखा है वो ये है कि जो साथ दे उसके साथ, जो साथ ना दे उसके बगैर, जो विरोध करे उसके बावजूद। उन्होंने क्या बोलना है वो अपनी लाइन लेकर के चलेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब वो बोलेंगे तो उस टाइम विपक्ष को भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अध्ययनरत होना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई मुद्दा उठा है और विपक्ष ने सरकार को असहज किया, लेकिन जब बात संवाद पे आई तो उस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बोले और उसके बाद में विपक्ष असहज महसूस हुआ और वॉकआउट करता हुआ दिखा। तो इस बार भी अगर ऐसी स्थिति आई तो जनता को ऐसा लगेगा कि इतना मजबूत विपक्ष देने के बाद में थी। और जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही थी, मेरी बात उस टाइम भी बीच में रही थी, 20 वर्ष का कार्यकाल राहुल गांधी जी का संसद के अंदर है। अगर आज भी उनको यह अनुभव नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में स्थगन प्रस्ताव ला करके अगर वो पहले नीट की चर्चा करवाना चाहे तो कहीं ना कहीं
वो संवाद की बजाय विवाद करके और सदन को बाधित करना चाह रहे हैं, जिसकी मेरे हिसाब से इनके लिए पीर को बहुत बड़ा एक बार disadvantage फिर से होगा, लोकसभा क्योंकि की आज कार्यवाही बातों शुरू का होगी और लोकसभा में किस तरह का रिएक्शन रहता है इस एक आर्टिकल के बाद ये भी देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।